तो अभी तक जो हमने बात की थी वो बात की थी फैराडेज लॉ की। जैसे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आप देखोगे क्या कि जो इलेक्ट्रोलिसिस मैंने पढ़ाया उसी पे बेस्ड आपका फैराडे लॉ था। तो जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो इतना जानते रहो कि आपके सिलेबस से नहीं है, लेकिन एलिमेंट्री आइडिया नहीं है, मतलब उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना, लेकिन उसके एप्लीकेशन तो आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा और इस पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। और ये एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बेटा फैराडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में मैंने बताया क्या है, जो आप उसको एक बार अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, फिर बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो देखो आप कहते क्या हो, कहते हो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहते हैं 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, 3 आपकी क्या है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, कंटेनिंग द सोल्यूशन ऑफ द जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब क्या है सर, मतलब ये है सर कि आप कह क्या रहे हो, जरा ध्यान देना। मैंने आपको जब आपका पढ़ा रहा था मैं आपको जो एक सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, तो उसमें मैंने बताया था क्या कि जैसे आपकी कोई सेल है, ध्यान दो, कोई सेल ए है, कोई सेल बी है और कोई सेल है आपकी सी। ध्यान समझना। अब ये जो है आपका ए जो है और ये आपकी जो बी है, और ये ऐसे समझ लो ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। इससे क्या हुए हैं आपके 3 आपके इलेक्ट्रोड डिप्ड होंगे, आपके इलेक्ट्रोड जो है कि डिप्ड होंगे, जो भी आपके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे, कैथोड एनोड तीनों दोनों। और इसमें आप कह रहे हो करंट फ्लो करा रहे हैं, इसमें आप करंट फ्लो करा रहे हो और कह क्या रहे हैं, जो ये जो तीनों की तीनों सीरीज है कनेक्टेड है सीरीज में, जैसा कि दिख रहा है। और ये भी कह रहे हैं सर कि इसमें जो सॉल्यूशंस हैं, पहले वाले में आपका जिंक सल्फेट, दूसरे वाले में आपका सिल्वर नाइट्रेट एंड तीसरे वाले में है आपका कॉपर सल्फेट। मतलब तीनों में इलेक्ट्रोलाइट जो है आपके अलग अलग रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और ये जो है कि इसमें ये भी कह रहे हैं, अब आगे क्या करें, एसटीडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू दे रखी है आपको 1.5 एम्पियर दे रखे हैं। ठीक है, और कह क्या रहे हैं, पास थ्रू देन दी अंटिल व्हाट 1.45 ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ सेल बी। यानी ध्यान समझो, इस इलेक्ट्रोड पे जो बी का डिपोजिशन है वो कितना हो रहा है, कह रहे हैं सर 1.45 ग्राम हो रहा है। तो कह रहे हैं कि कितना करंट, मतलब इतना करंट कितने टाइम तक फ्लो करे कि 1.45 ग्राम आपका बी डिपॉजिट हो जाए इस इलेक्ट्रोड पे। समझ रहे हो क्या, यानी कह रहे हैं सर द स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास थ्रू द अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड पे डिपॉजिट होगा क्योंकि ये कैटायन है। तो आप बताएंगे क्या, डिपॉजिटेड एट सेल बी के कैथोड पे जो 1.45 आपका क्या सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, उसमें आपका क्या कह रहे हैं, उसमें आपका क्या कितना इतना डिपॉजिट हुआ। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, यानी आपने करंट कितना फ्लो किया, कितने टाइम तक फ्लो किया। ठीक है, और उसके बाद आपको यह भी बताना है व्हाट मास ऑफ कॉपर, मतलब इसके बाद भी हमें यह बताना है कि सर कॉपर का मास, यानी इस सी का कॉपर का मास इस पे कितना डिपॉजिट होगा और इस जिंक का मास इस पे कितना डिपॉजिट होगा। मेरा पहला क्वेश्चन, यानी आपका पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है सर इसमें टाइम पहले आप बताइए कि सर कितना आपका करंट फ्लो हुआ इतना डिपोजिशन होने के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा इसी में, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सर कॉपर के डिपोजिशन के लिए और जिंक, जब आपका इतना टाइम तक करंट फ्लो होगा तो कॉपर कितना डिपॉजिट होगा और जिंक कितना डिपॉजिट होगा। ये क्वेश्चन है बेटा, यही आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, मेरी बातों को जरा ध्यान समझना। ठीक है, देखो आपको मैं बताऊं कि आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देख लो, जैसे आपने कहा सर सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, क्या हो रहा है, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। तो देखो जब सिल्वर डिपॉजिट हुआ होगा, सोल्यूशन देख लो यहाँ पे, तो जब सिल्वर डिपॉजिट हुआ होगा यहाँ पे जो एक आपका इलेक्ट्रोलाइट है, अब इलेक्ट्रोलाइट है सर, तो आप देखोगे क्या, इलेक्ट्रोलाइट है अगर ये, तो आप देखोगे क्या कि जो आपका Ag+ के फॉर्म में होगा और NO3- के फॉर्म में होगा। तो Ag+ जाकर के डिपॉजिट हो रहा है, Ag+ जाके डिपॉजिट हो रहा है, मतलब Ag+ जो है कि क्या कर रहा है बेटा, डिपॉजिट होकर के, यानी आपका क्या, आप जानते हो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन होकर या रिड्यूस होकर के क्या दे देगा, Ag। और ये कह रहे हैं कि हमारा जो आ रहा है वो 1.45 ग्राम आ रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं, जब I की वैल्यू हम रख रहे हैं 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो यानी आपसे कह रहे हैं सर ये W की वैल्यू दे रखा है। मैंने आपको बताया था, आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ बताया था कि बेटा W इज इक्वल टू, ध्यान समझो, W इज इक्वल टू ZIT। चलो ठीक है, W इज इक्वल टू ZIT है सर, तो Z की वैल्यू आपने बताया था सर इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट I इंटू T।
चलो, कह रहे हैं सर डिपॉजिटेड वेट तो दे रखा है W 1.45 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट हम Ag का निकालेंगे, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, I की वैल्यू दे रखा, टाइम नहीं आ जाएगा, टाइम तो आ जाना चाहिए। तो चलो W की वैल्यू हम रख देते हैं सारी वैल्यूज, तो W की वैल्यू कितनी है 1.45 और E की वैल्यू इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू आप जानते हो क्या, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू व्हाट, कहते हैं सर स्टैंडर्ड वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, प्लस प्लस Ag पे 1 प्लस दिख रहा है ना, Ag पे 1 प्लस दिख रहा है या 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो रहा है फॉर द न्यूट्रलाइजेशन, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1, स्टैंडर्ड वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर आपने रख दिया। अब फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है आपकी 96500, 96500, I की वैल्यू कितनी है बेटा क्या है I की वैल्यू, कहा गया I की वैल्यू, I की वैल्यू है आपकी 1.5 ग्राम, सॉरी एम्पियर, 1.5 एम्पियर, और T की वैल्यू हमें निकालनी है, तो T की वैल्यू यहां से अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.4596,500 अपॉन क्या लिख लेंगे 108 सर, और क्या भैया 1.5, तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी, ये वैल्यू जो आपकी आएगी, ये वैल्यू आएगी बेटा आपकी कितनी 8, एक सेकेंड रुकना जरा, कितना आएगा, हाँ आप बता दोगे 863 यानी 864 बोल लो, 864 सेकेंड में आएगा, 864 सेकेंड में आएगा, यानी टाइम की वैल्यू आ गई, यानी यहां पे जो टाइम की वैल्यू, यानी आप अगर टाइम में 864 सेकेंड आप अगर इतना भेजते हो करंट, तब आपका 1.45 ग्राम डिपॉजिट होगा, ठीक है सर। अब आपसे कह रहे हैं कि जिंक का बताइए और कॉपर का बताइए, जिंक का बताइए और कॉपर का बताइए, तो ठीक है सर, एक तो सॉल्व हो गया। अब जिंक का वेट हमें बताना है और कॉपर का वेट बताना है, तो सिंपल सी बात है, जरा ध्यान देना। कहते हैं सर पहले आपसे क्या कह रहा है हाउ लॉन्ग, उसके बाद कह रहा है मास ऑफ कॉपर, तो मास ऑफ कॉपर जरा देख लो, मास ऑफ कॉपर जरा देखोगे तो मास ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, मान लो W, मास ऑफ कॉपर आपका मान लो W, तो W इज इक्वल टू फिर आप रखेंगे E अपॉन F, क्या आपका IT, अब तो T की वैल्यू भी पता होगी क्योंकि सबके लिए T सेम आ रहा है, आपके सबके लिए T सेम आ रहा, तो यहाँ T की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे W आपको चाहिए, जरा कॉपर देखना, कॉपर क्या करेगा बेटा, जब डिपॉजिट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जाएगा किसमें, कॉपर में, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में, तो कॉपर में जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जा रहा है तो यानी इसके वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2, तो आप रख देंगे यहाँ पे, आप कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, आप जानते रहे ना बेटा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड वेट या मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो ठीक है सर। इसका स्टैंडर्ड वेट W हमको निकालना है सर, इक्विवेलेंट वेट का हम क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड वेट, स्टैंडर्ड वेट कॉपर का कितना होता है 63.5 होता है, और आप 2 यहाँ पे रख दो, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर इसका कितना रख देंगे 2, अब फैराडे कांस्टेंट कितना है 96500, 96500, और यहाँ पे I की वैल्यू 1.5 ही रखेंगे, और टाइम आपने निकाल रखा है, टाइम कितना है बेटा 864 यहाँ पे रख दो। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी ग्राम में, ये वैल्यू जो आपकी आएगी बेटा वो कितनी है, किस में आएगी, ग्राम में आएगी, तो आप जरा देखोगे इसके लिए कॉपर कितना डिपॉजिट हो जा रहा है, चार्ज के लिए 63.5 इधर हो गया, और ये उसके बाद यानी आप टोटल देखोगे तो इतना है, इतना आपका क्या कूलाम हो गया, जिंक कितना डिपॉजिट हो रहा है, इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो आपकी जो कॉपर की वैल्यू जो डिपॉजिट हो रही है वो आपका क्या है 63, और फिर उसके बाद आपका क्या 2 है, और फिर उसके बाद इतनी वैल्यूज आपने रखी, और फिर इसके ठीक है, तो 0.426 ग्राम आएगा, 0.426 ग्राम ऑफ कॉपर आएगा, ठीक है, 0.426 ग्राम आपका कॉपर यहां से हमें मिल जाएगा, तो ठीक है सर। इसी तरीके से सेम कंडीशन फॉर दी जिंक के लिए क्या करेंगे, ध्यान समझो, जिंक कहते हैं सर मास ऑफ जिंक क्या हो जाएगा यहां से, मास ऑफ जिंक, तो सेम वही फॉर्मूला रखेंगे, कहेंगे क्या सर जो जिंक है आपका वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, जिंक 2+ जो था, जिंक 2+ जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक में चला जाएगा, तो इसका भी वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा बेटा 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। तो आप बताते क्या हो, आप जरा ध्यान देना, कहते हैं यहां से W जो यानी आपकी मास क्या हो जाएगा, मास आपका क्या इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट I इंटू टी, तो भैया यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट जो आप रखोगे, आप किसका वेट रखोगे जिंक का, तो जिंक का वेट आप देखते हैं कितना हो, जिंक के वेट के लिए आप बताओगे 65.4 आपका क्या जिंक डिपॉजिट होगा, हाँ, तो 65.4 आपका जो इसका वेट होता है
इन्हें स्टैंडर्ड वेट आप कितना रखोगे कॉपर जिंक के लिए 65.4 अपॉन कितना और कितना रखोगे भैया और अपॉन 2 और फिर उसके बाद फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500 और यहाँ पे आई की वैल्यू आपकी 1.5 और टाइम की वैल्यू कितना रखा था भैया निकाला था 864 तो ये वैल्यू कुछ आएगी आपकी ये वैल्यू जो आएगी आपकी यानी 96500 यहाँ पे ये वैल्यू जो आएगी उसका वेट कितना आएगा भैया उसका वेट आ जाएगा 0.439 आ जाएगा बेटा 0.439 तो आप क्या रख दोगे यहां पे वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 0.4389 कितना है 0.439 इतना आ जाएगा आपका ग्राम यानी 0.439 ग्राम आ जाएगा आपका ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेते हो पहले आपने क्या निकाल लिया टी निकाल लिया फिर मास ऑफ कॉपर इस तरीके से निकाल लिया यानी आपके क्या ये फर्स्ट ही इक्वेशन पे यानी फैराडेस फर्स्ट लॉ से ये लग जाएगा फैराडेस फर्स्ट लॉ से लग जाएगा। अगर आपसे पूछता कि सबसे ज्यादा डिपोजिशन किसमें होगा तब आप फैराडेस सेकंड लॉ लगा लेते ठीक है। तो यहां से ये क्लियर हो गया यहां से ये क्या हो गया क्लियर हो गया। अब आप क्या देखोगे तो बेटा इसी को सेकंड तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो। सेकंड तरीके से कैसे लगाओगे जरा ध्यान देना देखो अब आपके पास ये देख रहे हो कि सर अगर आप टाइम निकालना चाहे तो टाइम तो आपका निकल गया सर कितना आपका भाई जैसे मान लो अभी जैसे टाइम आपने निकाला था कितना आया था 864 सेकंड आया था ठीक है। अब इससे आप क्या निकाल सकते हो चार्ज निकाल सकते हो इससे आप क्या निकाल सकते हो चार्ज निकाल सकते हो। तो चार्ज क्या निकाल दोगे भैया Q इजिकल टू आ जाएगा आपका IT तो IT इजिकल टू आप लिख सकते हो 1.5 और क्या भैया IT को लिख सकते हो आप कितना 1.5 और यहाँ पे 6 यहाँ डायरेक्ट लिख लो 1.5 और यहाँ पे क्या लिख लोगे T की वैल्यू 864 ये जो भी आएगा आपका कूलाम में आएगा जो भी आएगा किस में आएगा कूलाम में आएगा। अब मेरी बात जरा ध्यान समझना Ag के लिए मैं बताऊंगा Ag के लिए कहते हैं 1 मोल ऑफ Ag डिपॉजिटेड कितना हो रहा है भैया 1 मोल ऑफ Ag जो डिपॉजिट हो रहा है वो कैसे डिपॉजिट हो रहा है कहते हैं सर कितना कूलाम लग रहा है कहते हैं अगर आपको चाहिए सपोज करो ऐसे मत करो डायरेक्टली कर लो कहते हैं यहां पे आपके चार्ज तो सब में आ रहा ना चार्ज तो सब में आ रहा तो टाइम तो आ गया आपका। अगर मान लो हमें जिंक चाहिए तो जिंक के लिए आप क्या बताओगे जैसे मान लो कि अगर हमें टाइम भी ना पता हो और बाकी सारी चीजें तो एक चीज जरा फिर से ध्यान दो इसको फिर से अभी ध्यान दो दूसरा मेथड क्या है जैसे आप कहते क्या हो कि अगर हमें मान लो टाइम भी नहीं पता है तो आप कहते क्या हो कहते हो सर कि जो आपका चार्ज लग रहा है जो आपका कहते हो क्या कहते हो 1 मोल Ag जो डिपॉजिट हो रहा है उसके लिए हमारा जो चार्ज लग रहा है वो कितना लगेगा भैया 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यानी 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे फैराडे कांस्टेंट यानी 96500 आएगा इतना कूलाम की रिक्वायरमेंट होगी 1 मोल Ag के लिए और 1 मोल Ag का मतलब कितना 108 ग्राम ऑफ Ag के लिए आपकी कितनी जरूरत होगी 96500 कूलाम ठीक है इतने जरूरत होगी। तो भैया ठीक है 1 ग्राम ऑफ Ag के लिए कितना जरूरत होगा 1 ग्राम ऑफ Ag के लिए 96500 अपॉन क्या कर लोगे आप 108 क्या हो जाएगा कूलाम हो जाएगा ठीक है। लेकिन आपको तो कह रहा है 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है ना तो 1.45 ग्राम ऑफ Ag के लिए कितना हो जाएगा भैया 96500 फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो 1.45 अपॉन 108 तो ये आ गया कूलाम इतना कूलाम की जरूरत होगी। तो ये तो Q आया ना बेटा ये जो वैल्यू आई किसकी आई Q की वैल्यू आई ठीक है। अब Q की वैल्यू हमें पता है और I और T I की वैल्यू हमें पता है और Q की वैल्यू पता है तो T नहीं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा Q अपॉन I से तो Q की वैल्यू ये रख दो I की वैल्यू दे रखा 1.5 आ जाएगा वैल्यू क्या टाइम तो भी आएगा कितना 4 क्या भैया 864 था 846 सेकेंड इससे भी आ जाएगा। तो टाइम ऐसे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली फार्मूला पे रख के निकाल सकते हैं और इसी तरीके से आप जिंक के लिए भी निकाल लो। एक तो मैं निकलवा दे रहा हूं जिंक या कॉपर का आप दूसरा वाला निकाल लेना। चलो मैं जिंक का निकलवा दे रहा हूं आप कॉपर का निकाल लेना। तो आप कहते क्या हो कहते हो सर कि सर आप कहेंगे क्या सर कि यहां पे देखो जिंक क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है जिंक आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है यानी 2 मोल चार्ज लगेंगे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लगेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना लगता है 96500 तो 2 मोल पे कितना लगेगा इतना। तो आप कहेंगे इतना कूलाम जो है चार्ज लगेगा क्या करने के लिए जिंक यानी 1 मोल जिंक डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल जिंक को डिपॉजिट होने के लिए इतना चार्ज लगेगा आपका
ठीक है। तो भैया ठीक है, इतना चार्ज आपका 1 मोल डिपॉजिट होने के लिए लग रहा है। तो एक बात बताइए जरा, हमें कह रहे हैं क्या सर कि आपके पास कह रहे हैं कि सर जिंक का 1 मोल का मतलब कितना, आप कहेंगे 65.4 ग्राम ऑफ जिंक। इतना डिपॉजिट होने के लिए आप बताएंगे क्या 2 × 96500 कूलाम लग रहा है। ठीक है, तो भैया ठीक है, आप कहेंगे क्या 1 कूलाम कितना चार्ज कितना इसको रखेगा, यानी 1 कूलाम चार्ज कितना डिपॉजिट कर सकता है जिंक को। तो आप क्या करोगे 65.4 अपॉन 296,500 रख सकते हैं, इतना ग्राम ऑफ जिंक जो है डिपॉजिट होगा। लेकिन सर आपके पास तो 1 कूलाम तो है नहीं, आपके पास कितना कूलाम रखा है, इतना, बोलो आपके पास तो इतना कूलाम है ना। तो आप कहोगे क्या कि सर 96500 इंटू 1.45 अपॉन 108 कूलाम कितना रखेगा भैया, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 65.4 और क्या है भैया 65.4 अपॉन 2 × 96500, ये तो था ही हमारा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो कितने का, इतने का, तो क्या हो जाएगा 96500 और क्या है भैया इंटू 1.45 अपॉन क्या करेंगे, अपॉन आप क्या कर लो 108। तो यहां से ये कैंसिल, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके लेके आओगे तो क्या मिलेगा हमें जो W की वैल्यू यानी जिंक का जो वेट मिलेगा यहां से हमें, वो कितना आ जाएगा भैया, कहा था आपने 0.439 ग्राम आ जाएगा। समझ रहे हो क्या, इस तरीके से इसको अगर सॉल्व करोगे तो इतना ग्राम आएगा। तो इस तरीके से आप कॉपर को भी सॉल्व कर सकते हो, तो जो जैसा आपको ठीक लगे, वो भी फॉर्मूला बेस्ड था, ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है। समझ रहे हो क्या, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो फॉर्मूला बेस्ड था, जैसा आप चाहो वैसा लगा सकते हो। ठीक है, तो बेटा इसी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपको मिले उसको लगा डालो। ठीक है, अगली बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।